Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be in best state of health. So let's start with the discussion. पहला एमसीक्यू है कि लॉन्ग बोन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर आपको येलो बोन मैरो मिलता है। ठीक है, तो बोन मैरो जो है ये होते हैं दो तरह के। एक जिन्हें हम कहते हैं येलो बोन मैरो और एक होता है रेड बोन मैरो। तो जो येलो बोन मैरो होता है ये हमें कहाँ मिलता है? डायफाइसिस, इसी का दूसरा नाम शैफ्ट होता है यहाँ। जबकि रेड बोन मैरो जो है ये हमें एपिफाइसिस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन के वो कौन से सेल्स हैं जो अनमिनरलाइज्ड सब्सटेंस बनाते हैं बोन के अंदर। तो अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बनाने का काम ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फार्मिंग सेल्स भी हैं और ये मैट्रिक्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स किन से बनते हैं? ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनते हैं। फर्क क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं दे आर इमेच्योर बोन सेल्स, और अभी आपने पढ़ा कि ये क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। जब मैट्रिक्स बनाकर ये थिक हो जाते हैं तो इसी मैट्रिक्स के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये हो जाते हैं ट्रैप। और ट्रैप होने के बाद ये क्या करते हैं? ये तेजी से डिवाइड करते होते हैं, लेकिन जब ये ट्रैप हो जाते हैं दे स्टॉप डिवीजन। और हम कहते हैं कि ये मैच्योर हो गए, तो मैच्योर बोन सेल्स को हम कहते होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट है कि बोन के अंदर आपको ये चार तरह के सेल्स मिलते हैं: ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इन सब में से कौन से डिफरेंट हैं? पहली बात, ये तीनों जो हैं ये यूनिन्यूक्लिएट है और ये आपको बोन के अंदर मिलते हैं, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं ये असल में मैक्रोफेजेस होते हैं। और ये क्या काम करते होते हैं? काम करते होते हैं फैगोसाइटोसिस का। ठीक है? तो ऑस्टियोक्लास्ट बाकी सबसे डिफरेंट हैं, और एक चीज़ ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है? तो ये बाकी सबसे डिफरेंट होते हैं। ये असल में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, गाउटी आर्थराइटिस की रीज़न जो है वो क्या है? तो आपके सामने है सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का जॉइंट्स में डिपॉजिट होना। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। अगर आप फेडरल की बुक से पढ़ेंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है और कौन से आर्थराइटिस में होती है, तो इसका जवाब है रूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट, अगर हम कार्टिलेज बोन की स्टडी करें तो उसमें आउटर कवरिंग होती है जो किसकी बनी होती है? कोलाजन फाइबर्स की। इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। देखें ना, कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, तो कॉन्ड्रियम कॉन्ड्रोसाइट्स, तो कार्टिलेज की कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। नेक्स्ट, लेक्यूनी। लेक्यूनी हम कहते होते हैं वो छोटी छोटी कैविटीज जो कि कहाँ पर होती हैं?
ये मौजूद होती हैं कहाँ? मैट्रिक्स में, ठीक है? और इन्हीं कैविटीज़ के अंदर आपको अगर कार्टिलेज की स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आएँगे, या फिर अगर आप बोन स्टडी कर रहे हैं तो इसी लैक्यूनी में आपको ऑस्टियोसाइट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, फिब्रस जॉइंट की खास बात क्या है? जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें जॉइंट में हिस्सा लेने वाली बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? जो कोलेजन रिच होता है, जैसे क्रेनियल सूचर्स हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम स्टर्नम और रिब्स की बात करें तो ये आपस में जुड़ी होती हैं किसके ज़रिए? कार्टिलेज के ज़रिए। आप पेज 33 देखें अगर पीटीबी की बुक का, तो उसमें भी आपको ये नज़र आएंगे। तो कौन सा जॉइंट बना अगर बोन्स के दरमियान कार्टिलेज हो? तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं और ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। नेक्स्ट, मसल्स का फंक्शन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? तो वो है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, क्योंकि कैल्शियम आयंस जो होती हैं इनकी स्टोरेज का काम जो है वो किसका होता है? बोन्स का होता है। बोन्स आर reservoir of कैल्शियम, नॉट मसल्स। बाकी जनरेशन ऑफ हीट ये फंक्शन है मसल्स का, शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस, बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट्स, मसलन अगर आपने पढ़ा हो कि लिम्फ की मूवमेंट में रोल जो है वो स्केलेटल मसल्स का भी होता है और स्मूथ मसल्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खासतौर पे गट की, ठीक है? इसके अलावा वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन से भी मूव करते हैं और डिफरेंट पोस्चर्स हम लेते हैं, ये भी मसल्स की मदद से। तो कैल्शियम को स्टोर करना मसल्स का काम नहीं है। नेक्स्ट है कि नॉन स्टीरिएटेड मसल्स कौन से होते हैं? नॉन स्टीरियड मसल जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। तो क्या इनके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट नहीं होते? तो आंसर है कि होते हैं, लेकिन वो की शक्ल में ऑर्गेनाइज नहीं होते, सार्कोमेयर की शक्ल में, इसलिए ये नॉन स्टीरिएटेड नजर आते हैं। जबकि स्केलेटल और कार्डियक में ये रेगुलर पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिससे सार्कोमेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट है ये कार्डियक मसल्स के हवाले से कौन सी ऐसी बात है जो यूनिक है, यानी सिवाय कार्डियक मसल्स के आपको कहीं और नहीं मिलती? तो यहाँ सेल्स के दरमियान आपको क्या मिलती हैं? इंटरकलेटेड डिस्क्स मिलती हैं। देखो ये फंक्शन है ज़रूर कार्डियक मसल्स का, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है? यूनिक। तो ये यूनिक तो नहीं है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपको और किन में मिलती है? स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान सा है, फेडरल की बुक से है, येलो बॉक्स के। अगर हम स्केलेटल मसल्स की स्टडी करें तो उसके बाहर हमें क्या नज़र आती है? एक लेयर नज़र आती है, उसे क्या बोलते हैं हम? एपीमाइसियम। नेक्स्ट, ए बैंड को हम एन आइसोट्रॉपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विजिबल लाइट को क्या कर देते होते हैं? पोलराइज कर देते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन से बैंड्स जो है वो अपनी जगह नहीं बदलते? तो उसका आंसर है थिक फिलामेंट, क्योंकि स्लाइड तो थिन फिलामेंट्स करते हैं। अब क्योंकि थिक फिलामेंट्स जो होती हैं वो अपनी जगह पर ही रहती हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, लिहाजा हम कहते हैं कि कौन से बैंड्स अनचेंज रहते हैं? जहाँ थिक फिलामेंट्स होते हैं। और थिक फिलामेंट्स कहाँ होते हैं? ए बैंड्स में। नेक्स्ट, के
क्वेश्चन है कि जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो ए बैंड का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर आपको सिर्फ थिक फिलामेंट्स मिलते हैं, थिन फिलामेंट्स नहीं मिलते। पहली बात, जो ए बैंड्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ए बैंड्स जो होते हैं दे consists of both thick filaments as well as thin filaments, ठीक है। लेकिन ए बैंड में थ्रू आउट थिक फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ए बैंड की दोनों जानिब थोड़े से जो है वो आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ए बैंड्स में। लेकिन ए बैंड के खास हिस्सा होगा कौन सा? एच जोन, जहां से क्या गुजर रही है? एम लाइन। यहां सिर्फ आपको थिक फिलामेंट मिलेंगे, थिन फिलामेंट्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या आएगा? एच जोन। एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं, जबकि ए बैंड के अगर आप किनारे देखेंगे तो थिक और थिन दोनों हैं। नेक्स्ट बड़ा आसान है कि जब मसल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो क्या होती हैं? एक्टिन प्रोटीन की। ये कवर्ड होती हैं। कौन कवर करता है? ट्रोपोमायोसिन। ये एक्टिव साइट्स को कवर। एक्टिव साइट्स कौन सी होती हैं? जो कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या बनाती है? क्रॉस ब्रिज बनाती है। क्रॉस ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो एटीपी का रोल क्या होता है क्रॉस ब्रिजेस की ब्रेकिंग में? एटीपी चाहिए होती हैं कॉन्ट्रैक्शन में भी, रिलैक्सेशन में भी, और एटीपी जाकर बाइंड होती हैं मायोसिन हेड्स के साथ। और इनकी ये बाइंडिंग जो है वो क्या होती है? इस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को क्या करती है? ब्रेक कर देती होती है, ठीक है। तो एटीपी का रोल क्या होता है? ये क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करती है। जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक करती है तो क्या होगा? मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम मसल सेल्स की स्टडी करें हमें ट्राइएड नजर आता है। ट्राइएड में एक तो आ जाती है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जिसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं, और दूसरा इसमें क्या आ जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा हिस्सा होगा? तो आंसर है टर्मिनल पोर्शन। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं तो ये देखो, ये सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन आ गई, फिर सार्कोलेमा आ गई, ये है टी ट्यूब्यूल। और अगर आप लोग इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गई इसकी ट्यूब्यूल। तो देखो ये ट्यूब्यूल का टर्मिनल पोर्शन। तो आपने देखा, ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ मैंने स्टार बनाई, दरमियाना पोर्शन है। देखो टी ट्यूब्यूल के साथ आकर कहाँ से अटैच हो रहा है? किनारों में। और इस साइड पर भी अगर हम देखेंगे तो यही सूरत हाल है। तो आपने देखा कि ये एस आर, ये भी एस आर, तो दोनों साइड्स पर एस आर का टर्मिनल पोर्शन आकर ट्यूब्यूल के साथ लगता है इंट्राइएड। नेक्स्ट, जो लैक्टिक एसिड बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्ट, उसके साथ क्या होता है? तो पीटीबी की लाइन है कि 1/5 जो है वो उसकी एरोबिकली ब्रेक डाउन होती है, जो बाकी बचे हुए 4/5 को किस में कन्वर्ट कर देती होती है? ग्लूकोज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, जॉगिंग है, तो उससे मसल सेल्स के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, नतीजा जो है वो क्या होता है? मसल्स के अंदर फटीग, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज़्यादा एटीपी, जितने ज़्यादा एटीपी उतना एरोबिक प्रोसेस ज़्यादा होगा, एनारोबिक नहीं होगा और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। देखो अगली बात फिर वही कि अगर मसल्स के अंदर क्या चीज़ बढ़ रही है? फटीग, रेजिस्टेंस बढ़ रही है और उनकी एफिशिएंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो उसकी रीज़न क्या होगी? एक, माइटोकॉन्ड्रियल काउंट, काउंट का मतलब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मायोग्लोबिन ये भी मसल्स में पाई जाती है, इसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। नतीजा ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी और ऑक्सीजन स्टोरेज बढ़ जाएगी और मसल्स फटीग रेजिस्टेंस हो जाएंगे। मसल फटीग होती है उस वक्त है जब मसल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशन हो, तो इन दोनों बातों से एनारोबिक कंडीशन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। नतीजा मसल फटीग रेजिस्टेंट हो जाती है ड्यू टू बेटर ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि थिन फिलामेंट की बैकबोन किसको कहते हैं? तो हम जनाब कहते हैं कि थिन फिलामेंट्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। एक्टिन प्रोटीन्स कैसी होती है? पर्ल्स की शक्ल में। अगर आप फेडरल में देखेंगे तो आपको एक्टिन प्रोटीन को पर्ल्स में दिखाया है। और ये पर्ल्स जो होती हैं इनके आपको दो स्ट्रैंड्स नजर आएंगे जो कि एक दूसरे के गिर्द लिपटे होते हैं। तो ये मेन प्रोटीन, इसलिए थिन फिलामेंट्स को एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ नी ज्वाइंट। ये फेडरल से देखिए हूबहू उसकी लाइंस हैं, ये याद करने वाली इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। कि फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग और एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग। तो बेंडिंग ऑफ नी ज्वाइंट में किसका रोल होता है? बाइसेप फेमोरस। एक होता है बाइसेप जो एल्बो जॉइंट के साथ है, वो और है, ये है बाइसेप फेमोरस। देखें फीमर की टर्म, फीमर से फेमोरस। नेक्स्ट, अगेन इसी मसल से रिलेटेड क्वेश्चन के जो बाइसेप फेमोरस है इसके ओरिजिन के बारे में बताएं। आपको पता होगा कि मसल्स के तीन हिस्से होते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन और बैली। तो बाइसेप, इसको बाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ओरिजिन कितने हैं? दो होते हैं। और एक ओरिजिन इसका किसके साथ लिंक्ड होता है? पेल्विक गर्डन के साथ, और एक इसका फीमर के साथ। और इसी वजह से इसको देखो हम क्या बोलते हैं? फेमोरस। नेक्स्ट, हैमस्ट्रिंग मसल। जनाब हैमस्ट्रिंग मसल भी हम बाइसेप फेमोरस को ही कहते होते हैं। ठीक है, और अब बात हो रही है इसके इंजर्शन की। तो पहले आप देखें इसका ओरिजिन कहाँ से था? पेल्विक गर्ल एंड फीमर। और अब देखें इसका इंजर्शन पूछा हुआ है। तो इसका इंजर्शन जो है वो टिबिया और फेबुला के साथ। हैमस्ट्रिंग मसल किसको कहते हैं? बाइसेप फेमोरस को। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन से कि एक शख्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक खास पार्ट ब्लॉक हो गया, वो पार्ट कौन सा है जो एपिडाडमस और इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान है? तो बताएं वो कौन सा पार्ट है? आंसर है डक्टस डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, या आपने इसको यूं भी पढ़ा होगा वॉस डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा कि असेसरी ग्लैंड्स में से वो कौन सा ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन से एसिडिटी खत्म हो जाती है
यूरिथरा, यूरिथरा का मतलब यूरिनोजेनिटल डक्ट, तो वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कह देते हैं, जिसको हम कॉपस ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, ये जस्ट अबव द यूरिथरा होता है। नेक्स्ट है कि स्पर्म्स जब बॉडी से बाहर निकलते हैं तो इनका पाथवे जो है वो क्या होता है। तो दिस इज अ करेक्ट पाथवे, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें आपको याद करना है कि टेस्टिस से एपिडाइडमस, फिर डक्टस डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट, एंड देन यूरिथरा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखें कि दोनों टेस्टिस में लोब्यूल्स कितने होते हैं। देखो इस चीज को फोकस करना, दिस इज बोथ। तो एक टेस्टिस में होती हैं 250 से 300, तो दोनों टेस्टिस में 250 का डबल 500 और 300 का डबल 600, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई टेस्टिस की। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपिडाइडमस इज, क्या है। तो एपिडाइडमस का प्राइमरी फंक्शन, वैसे तो देखें ये भी आता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, अब इनमें से एक चुनना है, तो इसका पहला फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इसमें मैच्योरेशन भी आता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन एंड देन ट्रांसपोर्ट। अब एक चुनना है तो फिर ये सबसे बेस्ट है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एपिडाइडमस प्रॉक्सिमल पार्ट है स्पर्म डक्ट का, तो ट्रांसपोर्ट भी इसका है। नेक्स्ट, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है। फेडरल की बुक का येलो बॉक्स, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, तो मैक्सिमम 35। नेक्स्ट ये है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि एवरेज टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने होते हैं इन नॉर्मल इजैकुलेशन। अच्छा देखें, इसमें थोड़ी सी जो है ज़रा एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है। आंसर लगा हुआ है 20 to 50, 20 to 150 मिलियन, ये होता है पर एम एल। और अगर हम बात करें 40 to 30, ये कितना होगा, 2 ml। और 100 to 750, ये कब होता है, जब होता है 5 ml। अब लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो है, जो सीमन की अमाउंट होती है वो होती है 2 से लेके 5 ml, 2 से 5 ml होती है। तो इस हिसाब से देखें तो ये भी बनता है, ये भी बनता है। होना ये चाहिए था कि यहाँ बी एंड सी आना चाहिए था, या क्वेश्चन में लिखा हुआ होता पर एम एल। अगर पर एम एल आए तो 20 to 150। तो अगर आप में से किसी ने ए लगा दिया है, बी लगा दिया है, सी लगा दिया है, तो ये तीनों ही ठीक हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है। नॉर्मल जैकुलेशन होती है कितनी, 2 to 5 ml, तो बी और सी दोनों आते हैं। अगर हम नॉर्मल जैकुलेशन देखें तो 2 to 5 ml, पर एम एल देखें तो फिर ये बनती है। तो क्वेश्चन में क्योंकि ना पर एम एल का जिक्र है और ना ही डेल्टा ऑप्शन में बी प्लस सी है, सो आप इसमें तीनों लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट, यूरिथरा के साथ मेल्स में, यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर कौन सा ग्लैंड होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेल्स के अंदर लार्जेस्ट असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। वैसे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रोस्टेट है। नेक्स्ट है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस 1 को। अब मैंने बता दिया कि रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस 1 को, तो फिर
मियोसिस वन कब होती है? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तब मियोसिस वन होती है, और इसी को रिडक्शन डिवीजन है। तो क्वेश्चन है कि बताइए इन चार में से कहाँ आपको मियोसिस वन यानी रिडक्शन डिवीजन होती हुई नजर आएगी? तो आंसर है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स का प्राइमरी रोल जो है वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ये स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, खास तौर पर कब? जब वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और इनका दूसरा फंक्शन होता है इनहिबिन बनाना, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन का रेट नॉर्मल रहे। नेक्स्ट, जो मेच्योर स्पर्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रियन जो है या माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ नजर आते हैं? देखें, अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो ये ऐसे यूनिन्यूक्लिएट होता है। इसके ऊपर एक वेसिकल होगा जिसको हम बोलते हैं एक्रोस्पर्म। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है? मिडल पीस आ जाती है। और आखिर में जो चीज़ आ जाती है वो क्या है? वो है टेल। ठीक है। तो दिस इज टेल, दिस इज मिडल पीस, और ये आ गया हेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कहाँ होते हैं? मिडल पीस के अंदर होते हैं। और ये कैसे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? फॉर योर नॉलेज कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये स्पाइरल होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेल अंडरगोज मल्टीपल डिवीजन टू मेंटेन द जर्म सेल लाइन? तो मेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं जब ये डिवाइड करते हैं तो दो तरह के सेल्स बनाते हैं। एक वापस स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाएंगे, और दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। ठीक है। तो कौन से सेल जो डिवाइड करके वापस अपने जैसे सेल बना सकते हैं ताकि जर्म सेल्स जो हैं उनकी तादाद नॉर्मल रहे? तो वो है स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये डिवाइड होके वापस स्पर्मेटोगोनियल सेल भी बना सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि जी स्पर्मियोजेनेसिस। पहली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में फर्क होता है। जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है इसको आप कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। ठीक है। और वो कहते हैं कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस में कौन सा काम नहीं होता? डिफरेंशिएशन किस चीज़ को कहते हैं? स्पर्मेटिड्स का किस में चेंज होना? स्पर्म में। तो अभी मैंने बताया स्पर्मेटिड्स में कैप भी बनेगी, टेल भी बनेगी, शेप भी चेंज होगी, साइटोप्लाज्म जो है वो कम होगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ मोर साइटोप्लाज्म नहीं होता, बल्कि एडिशन की बजाय क्या होता है? जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दे लूज साइटोप्लाज्म, दे लूज साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दे लूज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है
कौन से ऐसे सेल्स हैं जो मैच्योरेशन यानी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, होते भी राउंड हैं, होते भी नॉन मोटाइल हैं और हैप्लॉइड होते हैं? तो सीधी सी बात है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से ही आगे जो है वो क्या बनता है, स्पर्म्स बनते हैं। तो देखो मैं यूं डायग्राम से समझाता हूं कि ये हैं स्पर्मेटिड्स, और देखो साइटोप्लाज्म लूज होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, ये आ गया एक्रोसोम, और क्या बनेगा, मिडल पीस। और ये देखें, वहाँ मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं बना सका था स्पेस की कमी से, और क्या बन जाता है, स्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों को, तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करें तो जो एलएच है ये किसको स्टिमुलेट करेगा और क्या बनाएगा, एलएच की वजह से लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स हम किनको कहते होते हैं, लेडिंग सेल्स हम कहते हैं आई सी एस एच, इंटरस्टेशियल सेल्स को। ठीक है, ये हम कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स को। तो जो इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स। और ये क्या बनाते हैं, जब एलएच का इन पे असर पड़ता है, एलएच का दूसरा नाम आपको पता होगा, आई सी एस एच। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करते होते हैं लीडिंग सेल्स को, और वो क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, एक फीमेल पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है एक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं होता, बल्कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी और हिस्से में जाकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट। अब देखें, यहाँ तक जो आपको बातें बताई गई हैं, आगे ऑप्शन इसके हवाले से एक भी नहीं। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है आपके ख्याल में, फर्टिलाइजेशन का अमल कहाँ होता है, तो वो ओविडक्ट। ओविडक्ट में हमेशा कहाँ पर होगा, ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है। नेक्स्ट है कि यूट्रस की वॉल में वो कौन सी लेयर है जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ज्यादा इसका रोल चाइल्ड बर्थ में है। तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम मसल्स करते हैं, और मसल्स कहाँ होते हैं, मायोमेट्रियम में। ठीक है, स्मूथ मसल्स। तो मायोमेट्रियम के अंदर मसल्स होते हैं, तो मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम है, इसी का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो रप्चर्ड फॉलिकल के साथ क्या होता है और वो कहाँ रहता है। तो रप्चर्ड फॉलिकल तब्दील हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और रहता कहाँ है, ओवरी के अंदर ही, बाहर नहीं निकलता, और क्या बनाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, ये जो यूट्रस है ये इन्वर्टेड पियर है। ठीक है, और इसका वो हिस्सा जो फंडस और सर्वेक्स के दरमियान है वो कौन सा है, तो उसका आंसर है बॉडी। देखिए अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, तो ये जो
टॉप मोस्ट पार्ट होता है यूट्रस का, जो कि किसके साथ लिंक्ड होता है? ओवरीज के साथ। इसको हम कहते हैं, सॉरी, टॉप मोस्ट पार्ट ओवरीज के साथ नहीं, ओविडक्ट के साथ लिंक्ड होता है। इसको हम कहते हैं फंडस। और इसका ये जो आगे लोअर पार्ट होता है नैरो, इसको हम कहते हैं सर्वेक्स। और ये जो वाइडर पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो फंडस और बॉडी, सर्वेक्स के दरमियान जो पार्ट है वो क्या होगा? बॉडी होगा। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी चीज है थिक और थिन फिलामेंट्स में से जो कि पूरे ए बैंड में आपको नजर आएगी? तो आंसर है थिक फिलामेंट्स। उसकी रीज़न जो है वो ये है, मैं आपको बताता चलूँ। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो ए बैंड्स होते हैं ये थिक और थिन दोनों होते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो वहाँ थिन नहीं होते, सिर्फ थिक होते। तो थिक जो है वो एंटायर लेंथ के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर थिक फिलामेंट्स आएगा। नेक्स्ट, स्पर्मेटिड्स का किस में कन्वर्ट हो जाना? स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या कहलाएगा? मैं बार बार बता रहा था, स्पर्म बनने का अमल स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म की मैचुरेशन का अमल जो है वो क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और लास्ट में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पे एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, वो कौन सा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमारी आज की डिस्कशन जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। स्टार्स एकेडमी मुल्तान कैंपस, पाकिस्तान's #1 entry test preparation academy.